हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने हर मैगजीन से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल लिए हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। सारे आर्टिकल आपसे डिस्कस होंगे, ठीक है? हम सारा दलाई लामा से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका या घाना में क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं, रिमूवेबल प्रोसेस क्या है, ये सब डिस्कस किया जाएगा। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Dalai Lama's स्टैंस ऑन री-इन्कार्नेशन, मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया है री-इन्कार्नेशन का, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें करेक्ट बताना है। तो पहला क्या है? दलाई लामा हैज एजर्टेड दैट द डिसीजन ऑफ हिज री-इन्कार्नेशन लाइज सोली विद हिम। मतलब वो कहना चाह रहे हैं री-इन्कार्नेशन का डिसीजन केवल उनका है और किसी के द्वारा नहीं लिया जा सकता। री-इन्कार्नेशन क्या होता है कि वो सोशल लाइफ छोड़ देते हैं, मतलब लोगों से मिलना छोड़ देंगे, रीबर्थ होगा, या फिर बुद्धिज़्म में जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, तो लोगों की सेवा करेंगे। तो जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, वो चूज़ होगा ऑटोमेटिकली, कोई उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक ये रिलीजियस फीचर है। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग नेक्स्ट दलाई लामा इज़ गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तिब्बत। आपको ये बताना है, द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड अथॉरिटी टू अप्रूव द नेक्स्ट दलाई लामा। तो ये क्वेश्चन हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा दलाई लामा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, हाई कोर्ट में जो रिमूवल है जजेस की, वो कैसे होता है? ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है। पूरा डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29, जो इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सब आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आर्टिकल है बिहार में जो ड्राफ्ट वोटर रोल आउट हुआ। देखो, ड्राफ्ट का मतलब होता है ये फाइनल लिस्ट नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डोर टू डोर वोटर्स के फॉर्म बांट दिए हैं, ताकि वो अपना फिल कर सकें, एज फिल कर सकें, वोटर आईडी मिल सके। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखा जाएगा कि किसी का नाम गलत तो नहीं है, किसी का एड्रेस गलत तो नहीं है। ये सब चीजें देखने के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी उस ड्राफ्ट वोटर रोल आउट के बाद, ठीक है? तो ये पहली हेडलाइन। दूसरी हेडलाइन दलाई लामा से रिलेटेड है, री इनकारनेशन से। दलाई लामा कह रहे हैं ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं री इनकारनेट होऊंगा, किस तरह से मैं जो है लोगों की सेवा करूंगा। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट देखो, बुद्धिज्म में दो कॉन्सेप्ट मेजरली, दो सेक्ट इमर्ज हुए बुद्धिज्म में, अगर आप देखोगे। पहला आप देखोगे महायाना और दूसरा देखोगे हिनायाना। हिनायाना को ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कहा जाता है, जबकि महायाना को लिबरल सेक्ट कहा जाता है। महायाना को लिबरल सेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यू आइडियाज को डेवलप करता है, मूर्ति पूजा को अलाउ करता है और बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। जबकि हिनायना कहता है कि भाई कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जैसा दिया गया है वही इम्प्लीमेंट होगा। और उसके बाद क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोधिसत्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खुद का इनकारनेशन करिए, आप खुद की यहाँ इस दुनिया से जन्नत की तरफ या स्वर्ग की तरफ जाइए, और उसके बाद आप किसी को लिबरेट नहीं कर सकते। मतलब बोधिसत्व कह रहा है कि भाई आपको लिबरेट करना है दूसरों को अपना इनकारनेशन रोकने के लिए, ठीक है? तो ये सब बातें जो है बुद्धिज्म में दो सेक्ट में मिलती हैं, तो वही चीजें यहाँ बताई गई हैं। तो पहले हेडलाइन दलाई लामा से रिलेटेड है, तो दलाई लामा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। दलाई लामा क्या है? एक उपाधि है। क्या है? उपाधि। ये उपाधि जो है पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, गुरु का कॉन्सेप्ट होता है, मगर सबका कोई एक गुरु नहीं होता है। हर आदमी अपना गुरु चूज कर लेता है, मगर बुद्धिज्म में एक अपर गुरु गुरु होता है, उसी को हम दलाई लामा कहते हैं, ठीक है? ये जो है जेलुकपा ट्रेडिशन है तिब्बतन बुद्धिज्म में, उससे बिलोंग करता है। अब तक 14 दलाई लामास आ चुके हैं और ये ट्रेडिशन बुद्धिज्म की हिस्ट्री से है, ठीक है? और इसमें आगे क्या बताया गया, 14 और करंट दलाई लामा जिनका नाम तेंजिन गेत्सो है। तेंजिन गेत्सो, ये इंपॉर्टेंट है। जो दलाई लामा का हम फोटो देख रहे हैं फ्रंट पेज पर, इनका नाम तेंजिंग गेत्सो है। तेंजिंग गेत्सो, ठीक है? अब दलाई लामा जो है क्या है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, किस तरह से लोगों को मदद करते हैं अपना
इनकार्नेशन रोकते हैं और अपने आप को अगर वो स्वर्ग में जाने वाले हैं उसको रोककर लोगों को लिवलीहुड बताते हैं, लोगों को जीने का तरीका बताते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है घाना से। देखो घाना से रिलेटेड क्या आर्टिकल है? यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे से जान लो कि हमारे मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं और इन्होंने साउथ-साउथ कोऑपरेशन की बात की है। देखो, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ क्या होता है? देखो ग्लोबल साउथ उन 2 देशों को कहा जाता है जो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। मतलब लीस्ट डेवलपिंग है या डेवलपिंग है। अगर मान लो ये वर्ल्ड है, ये पूरा मान लो वर्ल्ड है, ठीक है? यहाँ अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर इंडिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो ग्लोबल साउथ ऐसे करके वो आएगा। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ देंगे, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देंगे, ठीक है? तो इस तरह से ग्लोबल साउथ आएगा क्योंकि डेवलप्ड कंट्री इसमें नहीं आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया ग्लोबल साउथ में वो कंट्री आते हैं जो डेवलपिंग फेज़ में हैं और लीस्ट डेवलप हैं, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो डेवलपिंग कंट्री बन पाएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। क्या-क्या मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं और हमारे मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर हैं साउथर्न कॉन्टिनेंट में। तो इसमें पहली चीज़ हम घाना की लोकेशन देखेंगे, दूसरी चीज़ इस अवार्ड को डिस्कस करेंगे, जो मोदी जी को मिला है। इस अवार्ड का नाम आपको पता ही होना चाहिए, अक्सर ऐसी चीज़ें यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑफ घाना। ये हाईएस्ट अवार्ड है घाना का, प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया गया। अब घाना की लोकेशन देख लेते हैं। देखो घाना की वर्ल्ड में लोकेशन पहली बात घाना का जो कैपिटल है वो एक्रा है, ठीक है? दूसरी चीज़ घाना के ईस्ट में जो कंट्री है वो कोट d'Ivoire है। नॉर्थ में बुर्किना फासो है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र होता है। इसलिए लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं? जो किसी भी वाटर बॉडी से लार्ज वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं करती। जैसे तुम देखोगे यहाँ माली, किसी भी लार्ज वाटर बॉडी से यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे आप यहाँ पर कि अदर नाइजर देख लो, नाइजर किसी से नहीं कनेक्ट कर रहा। तो लैंडलॉक्ड कंट्री अक्सर पूछता है यूपीएससी 4-5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन-सी है? तो घाना का बॉर्डर कोट d'Ivoire से और बुर्किना फासो से और ईस्ट में जो है टोगो से मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करोगे तो आपको इक्वेटर यहाँ से जाती दिखेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बहुत ऊपर से इंडिया से जाती हुई दिखेगी, बहुत नीचे है कॉन्टिनेंट और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया से जाती दिखेगी। तो मतलब ये बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और इक्वेटर के, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि घाना की लोकेशन कहाँ पर है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को लेकर चलेंगे तो आपको याद रहेगा, ये बात की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इसका फिज़िकल मैप देखेंगे तो आप देख लो नॉर्थ में बुर्किना फासो है, वेस्ट में कोट d'Ivoire है और ईस्ट में टोगो है और इसकी इम्पोर्टेंट लेक याद रखना लेक बोल्टा, बस। लेक बोल्टा फिजिकल मैप में इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है? घाना में स्थित है, जहाँ रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा रिमूवल प्रोसेस ऑफ जस्टिस वर्मा जी। देखो, अभी क्या हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोजिशन के साथ मिलकर ये एक्सेप्ट किया है कि जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाना चाहिए, जो हाई कोर्ट के जज हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? पहली इम्पोर्टेंस इसलिए इसकी बढ़ जाती है कि अभी तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया। रिमूवल प्रोसेस हुई है, मगर वो रिमूवल प्रोसेस एट द लास्ट कैंसल कर दी गई है, चाहे बीजेपी का टर्म्स हो, चाहे कांग्रेस के टर्म्स हों, किसी के द्वारा रिमूव नहीं किया गया। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके घर पर 15 करोड़ के करीब कैश मिला था, जो आग की वजह से जल गया था और ये कहीं बाहर टूर पे गए हुए थे। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये जान लेते हैं कि रिमूवेबल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो, मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ रिमूवेबल प्रोसेस क्या दे होती है। तो देख लेते हैं रिमूवल प्रोसेस। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। पहले आप ये जान लो इसको जो रिमूव किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट से किया जाता है। क्योंकि इसमें आपको ऐसे नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट आपको डायरेक्ट रिमूव कर दे। इम्पीचमेंट से कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। अगर हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ज़िक्र है आर्टिकल 217 में, ठीक है? और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना है तो इसका ज़िक्र मिलेगा आपको आर्टिकल 124 में, ठीक है?
तो इसमें क्या है, एक एक्ट भी पार्टिसिपेट करता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोसीजर नहीं दिया होता है रिमूव करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना बता देगा कि जजेस को उनके मिसबिहेवियर के लिए और उनकी इनकैपेसिटी के लिए रिमूव किया जाएगा। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है प्रूव्ड मिसबिहेवियर का एंड इनकैपेसिटी का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि रिमूवेबल के लिए 100 मेंबर चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम पार्ट दिया होता है रिमूवेबल कैसे होता है। तो हमने देखा आर्टिकल 217 में जिक्र है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जिक्र है। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर किसी भी जज को रिमूव करना है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोकसभा में 100 मेंबर की जरूरत होती है, उनकी कंसेंट चाहिए होती है लिखित में। और मैंने वर्ड यूज किया, एंड नहीं किया। अगर 100 मेंबर लोकसभा के नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स की जरूरत होती है। वो रिटन लेटर चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन को देते हैं, यहाँ स्पीकर को देते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, स्पीकर एडमिट करता है, एडमिशन करता है कि भाई ये जो हम रिमूव कर रहे हैं ये प्रोसेस ठीक है, कैबिनेट से जिक्र किया जाता है। आप देखेंगे पीछे से प्राइम मिनिस्टर व्यूज देते हैं स्पीकर, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो अगर स्पीकर एडमिट करता है कि हाँ भाई इस जज ने जो है मिसबिहेव किया है, इनकैपेसिटी है, इसने करप्शन किया है, तो उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। चौथे स्टेप में क्या है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो यही रिजेक्ट हो जाता, कोई भाई इम्पीचमेंट नहीं होता। ठीक है। मगर क्या है, चौथे स्टेप में क्या है, स्पीकर को इस एडमिट करने के बाद स्पीकर क्या करता है, 3 मेंबर की एक कमेटी बनाता है। इस कमेटी की 3 मेंबर की कमेटी जो है, ये किसके थ्रू बनाई जाती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें सारा प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से ये कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दूसरा क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होते हैं। तो ये मेंबर, अब ये मेंबर इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा भाई, अगर ये चार्ज कहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के बाद चार्ज प्रूव्ड हो गए, तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास करेगा। अगर चार्ज प्रूव्ड नहीं हुए तो ये मोशन यहीं खत्म हो जाएगा, इंपीचमेंट खत्म हो जाएगा। अगर ये प्रूव्ड हो गए तो पांचवा स्टेप क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, बोथ हाउस क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, और मैंने वर्ड यूज किया एंड यूज किया, यहाँ और वर्ड नहीं यूज किया, एंड, मतलब दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से इसे पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जैसे मान लो स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा में 500 मेंबर है, तो पहली स्पेशल मेजोरिटी की कंडीशन है कि टोटल मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप, मतलब अगर आप 500 मेंबर हैं और आज 400 आए हैं, तो टोटल मेजोरिटी में आपका कोई मतलब नहीं है। आपकी जितनी सीट है आपको 251 वोट चाहिए ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, 400 मेंबर आए हैं, इसमें 2/3 में प्रेजेंट एंड वोटिंग, भाई प्रेजेंट भी हैं और यही वोट करें। अब ये बिल अगर पास हो जाता है तो इसमें क्या करता है, छठे स्टेप में प्रेसिडेंट क्या है, अपनी कंसेंट दे देता है। जब प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है, यहीं पर क्या है, उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, भाई अपने बस्ता उठा के घर जाते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस आपको मैंने समझा दी स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज दोबारा लिसन कीजिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, आर्टिकल, सॉरी, आर्टिकल एक 217 में हाई कोर्ट के जजेस की रिमूव की प्रोसेस बताई गई है, रिमूवल कैसे होगा। और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बताई गई है, और जजेस इंक्वायरी एक्ट में एक पूरा प्रोसेस और कमेटी बताई गई है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आप अच्छे से ये चीज जान लो। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है, यहाँ पर ये क्लियर हो गई। एक आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर और आया है वो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली केदारनाथ यात्रा चल रही है हमारे उत्तराखंड में। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो केदारनाथ टेम्पल है, ये मंदाकिनी रिवर के नियर अबाउट है। इसके मंदाकिनी रिवर के हम इसके नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे, मैप के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये
12 जो हिंदुइज़्म में 12 ज्योतिरिंग लिंगास हैं, उनमें से एक है और 4 धाम यात्रा का ये एक पार्ट है। इसको बनाया गया था एंशिएंट टाइम में, मगर इसको रिनोवेट किया गया गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा। आपको ये याद होना चाहिए, ये 8th सेंचुरी में एक रिलीजियस गुरु थे, गुरु आदि शंकराचार्य। आपको ये अच्छे से पता ही होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रंट पेज की डिस्कस कर दी हैं, बहुत मेहनत लगती है, एक-एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगला आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, इसका क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल, बस आप शांति से सुनते रहिए। अब क्या इलेक्शन कमीशन of India begins process for delisting 345 registered unrecognized political parties। मतलब क्या है कि इन्होंने बताया है, देखो पहले ये वर्ड को जान लेते हैं। क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी, मान लो ए है, इसको रजिस्टर्ड कर लिया कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी 5-6 लोगों की मिला के आप रजिस्टर करिए। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, रजिस्टर कर लिया। अब क्या है कि उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मतलब आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आप सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट पे नहीं हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आपका कोई ऑफिस नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाती हैं। वैसे तो अगर ऑफ़िशियली रूप से देखोगे तो रिकॉग्निशन अनरिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्निशन इस पे डिपेंड करता है कि आप स्टेट पार्टी हो या नहीं हो, नेशनल पार्टी हो या नहीं हो। अगर यहाँ पर कोई पार्टी स्टेट पार्टी है, जैसे मान लो कोई पार्टी समाजवादी मान लो, तो ये रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज़ पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, भाई आप स्टेट पार्टी हो, तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं। अब ये चीज़ क्या है कि डीलिस्टिंग क्यों की गई है? भाई क्या है, मैंने एक पार्टी बनाई, 5-6 लोगों को मिला के एक झंडा बना दिया, और ये झंडा क्या अलाउ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को टेम्परेरी सिंबल प्रोवाइड करता है। जैसे किसी को पेंसिल दे दी, किसी को छाता दे दिया, तो ये परमानेंट सिंबल नहीं होता। अब ये इस झंडे की सहायता से क्या करते हैं, वसूली करते हैं इंडस्ट्री में जाके, लोगों को धमकाते हैं, लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं सरकारी अधिकारी से। तो डीलिस्टिंग करना ये इम्पोर्टेंट है। अलग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लो कि भाई डीलिस्टिंग कर नहीं सकता, केवल डीलिस्ट कर सकता है, आपको डीरजिस्टर नहीं कर सकता। लॉ में तब्दील होगा तभी डीरजिस्टर्ड होगा, केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। आपकी पार्टी हटेगी नहीं जब तक लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तब्दीली नहीं लाएगी। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है मगर यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। अब क्या है, मैंने ये बता दिया, डीलिस्ट कर दिया गया है, आप क इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। देखो ये यहाँ बताया गया है, जो पार्टी हमने डीलिस्ट की है, उसने 6 साल से एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा है, ठीक है? और उनका कोई भी फिज़िकल ऑफिस नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे क्या बताया गया कि भाई अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन होती हैं? जो रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो स्टेट और नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को नहीं मीट करती हैं, और वो अभी तक कोई भी इलेक्शन, क्या लिखा है, स्टिल अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन बट विदाउट बेनिफिट ऑफ रिजर्व सिंबल। वो मैंने आपको बता दिया कि इनका कोई रिजर्व सिंबल नहीं होता है, और अलाउ किया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है? आगे क्या बताया गया है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। भाई अगर तुम, मैंने बताया ना कि अगर आप उसको डीलिस्ट नहीं करोगे तो टैक्स इवेजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मिलेगा, लोगों को धमकाने का मिलेगा, ठीक है? आप ये कंप्लायंस भी फॉलो नहीं करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है, ठीक है? ऑफिस भी इनका फिजिकल प्रेजेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। पहला क्वेश्चन दलाई लामा के से रिलेटेड है। देखो दलाई लामा के रीइन्कार्नेशन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, आपको देखो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? 1 मिनट। Dalai Lama has asserted that the decision of his reincarnation lies solely with him। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल राइट है, तो ये कट गया हमारा सी। The process of selecting next Dalai Lama is governed by Constitution of Tibet in Exile। तिब्बत इन एक्साइल क्या है भाई? तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था, मगर कहते हैं कि चाइना ने इसे अपने में मिला लिया, अब इन एक्साइल है, मतलब भाई वो जो है जेल के अंदर है, मगर वो एक ऑटोनॉमस रीजन बनना चाहता है। आप इंडिया में देखोगे तो तिब्बत का बाकायदा तिब्बतन अपना लीडर चूज़ करते हैं, बाकायदा इनकी पार्लियामेंट होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इस तरह से है जैसे कोई फ्रीडम फाइटर अपनी फाइट कर रहा है और सुभाष चंद्र बोस अपने लीडर चूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर? जापान में, म्यांमार में, ये सब।
तो ये चीज़ यहाँ गलत हो गई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होता ये प्रोसेस, सही है। चाइनीज़ गवर्नमेंट क्लेम्ड अथॉरिटी ओवर द, ये भी गलत है। हाँ, क्लेम कर सकती है, क्लेम तो किया जा सकता है। मगर ये चीज़ गलत है। मतलब ऐसा वो लोग नहीं मानते। क्या चाइनीज़ अथॉरिटी हैज़ क्लेम्ड करती चाइनीज़ अथॉरिटी टू अप्रूव द नेक्स्ट दलाई लामा। ये क्लेम किया जाता है उनके द्वारा, मगर ऐसा सच में नहीं होता है। भाई क्लेम करना अलग चीज़ है, मगर सच में होना एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आप आंसर देख लो, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। दलाई लामा सेड ओनली कैन डिसाइड रीइन्कार्नेशन, मैं खुद डिसाइड करूँगा। नो कॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग होती है, चाइना क्लेम करता है कि हम अप्रूव करते हैं नेक्स्ट दलाई लामा को, मगर दलाई लामा जो प्रेजेंट है वो अपोज करते हैं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवेबल ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड है, ये आप बिल्कुल इशारे में कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज इनिशिएटेड ओनली इन स्टेट लेजिस्लेशन। मैंने क्या स्टेट लेजिस्लेशन का जिक्र किया था? बिल्कुल नहीं किया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सॉरी दूसरा तीसरा बचा, ये तीन गलत हो गए। हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, बिल्कुल सही। मोशन ऑफ रिमूवल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बिल्कुल सही। आप देख लो, दूसरा तीसरा आंसर है इसका, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 29 जो हमने डिस्कस किया ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट कहते हैं इसे, 1950 और 1951। ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस को आगे कभी फ्यूचर में। द एम्पावर इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड इलेक्शन कमीशन विद एक्सप्लिसिट लीगल अथॉरिटी टू रजिस्टर्ड डी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी दैट वायोलेट कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल गलत, ठीक है। वो कभी भी इलेक्शन कमीशन डीरजिस्टर्ड नहीं कर सकता। मैंने ये डिस्कशन में भी ज़ोर दिया है, इसके लिए लॉ लाया जाएगा डीरजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप ये याद रखना, ऐसी चीज़ें यूपीएससी पूछता है, ईज़ी चीज़ नहीं पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, वो नहीं पूछता आजकल यूपीएससी। वो कभी स्टेट स्टेट में पूछे जाते हैं, बस वो याद भी हो जाते हैं क्योंकि वो रोज़ आते हैं न्यूज़ में। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन मस्ट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आपका सोशलिज्म होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आर मैंडेटरी एंटाइटल्ड टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पार्टी आफ्टर 5 ईयर। ऐसा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब स्टेट और नेशनल पार्टी का तरीका देखेंगे, ये सब चीज़ हमारे द्वारा देखी जाएगी, तो उसमें बताया जाता है कि आपको इतने परसेंट वोट मिलना चाहिए, आपको इतनी सीटें मिलना चाहिए, और कंडीशन ऐसे 6 कंडीशन होती हैं स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए और सेंटर की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब आंसर देख लो, पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा इंपॉर्टेंट ज़रूर है। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई मुझे स्टेट पार्टी बना दो, टाइम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब आप इसका ये देख लो स्टेटमेंट करेक्ट कौन-सा है। सेक्शन 29 में ज़िक्र है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करती है एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 29 रटा होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इसको रटोगे नहीं आप, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़िक्र होता है न्यूज़ में इसका। दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो इनकरेक्ट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज़ नॉट हैव एक्सप्लिसिट लीगल पावर टू डीरजिस्टर एनी पार्टी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है ये, मैंने आपको बताया था, बट डीरजिस्ट्रेशन इज लीगल सेंस अनलेस द लॉ इज अमेंडेड। लॉ को अमेंड करके ही डीरजिस्टर्ड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। तीसरा क्या था कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी ये होना चाहिए, बिल्कुल सही। और चौथा इनकरेक्ट था, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है इसके लिए, एक प्रोसेस होती है 6 स्टेप की, जिसमें क्या होता है अगर आप एक स्टेप फॉलो कर देते हैं तो स्टेट हो जाते हैं, दूसरा और करके कॉन्सेप्ट होता है, हम डिस्कस कर लेंगे इसे कभी, ठीक है। तो ये हमने द हिंदू पूरा डिस्कस किया, आर्टिकल डिस्कस किए। जो छूट जाते हैं उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपको नेक्स्ट डे में ज़रूर दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।